चलिए हटाओ। देखिए लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोड विभव के बारे में डिस्कशन किया था। अब हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं उसको वापस देख लेते हैं। अभी जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 4 है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम पढ़ रहे हैं अभी स्टार्टिंग में। और इसमें कौन कौन से टॉपिक हो गए थे कंप्लीट, एक बार बताइएगा बेटा। हाँ, फर्स्ट टॉपिक ये मेटल के बारे में पढ़ा था हमने, धात्विक गुणधर्म। ओके। सेकंड परमाणु त्रिज्या और आकार इसी में था दोनों, है ना। ओके। थर्ड कौन सा, डेंसिटी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट फोर्थ ऑक्सीकरण अवस्था, बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेना इसको ना, ऑक्सीकरण अवस्था। इसके बाद में अगला टॉपिक जो था इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, ध्यान देना इन गुणधर्मों में से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अगला पढ़ते हैं बेटा आयनन ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना आयनन ऊर्जा, 6 नंबर का। IA, देखो आयनन ऊर्जा में क्या होता है सुनिएगा ना। आयनन ऊर्जा का मतलब वैसे तो बेसिकली होता है 11वीं क्लास में आपने पढ़ रखा होगा, कोई भी परमाणु है ये गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में इसका जो संयोजी कोष होगा इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाला जो कोष है इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हम इसमें से बाहर निकाल रहे हैं, उस परमाणु से बाहर हटा रहे हैं। इन दोनों के बीच में आकर्षण बल है, इसके अपोज में हम काम करेंगे क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा तभी जाके हम बाहर निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को इस परमाणु से बाहर निकालने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, आयनन ऊर्जा। क्लियर हुई बात। गैसीय अवस्था में कोई परमाणु है, उसका संयोजी कोष है, संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उस ऊर्जा को क्या कह देंगे, आयनन ऊर्जा, ठीक। जैसे सपोज ये कोई मेटल है, इस मेटल में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो M+ बन गया इलेक्ट्रॉन बाहर, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इसके लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको मैं, देखो आयनाइजेशन एनर्जी ना IE से लिख रहा हूं मैं, लेकिन पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसको लिखेंगे बेटा IE1। क्या लिखेंगे इसको, IE1, प्रथम आयनन ऊर्जा। अब इस M+ को उठा लाओ, इसमें से हम वापस से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो प्लस का 2 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाल दिया, इसको कहेंगे बेटा IE2, द्वितीय आयनन ऊर्जा। इस M2+ में से अगेन एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इस समय अब जो बनेगा उसको क्या कहेंगे बेटा, तृतीय आयनन ऊर्जा IE3। तो आयनन ऊर्जा कुछ इस टाइप से रहेगी, प्रथम द्वितीय तृतीय, ठीक। अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक की, क्योंकि हमें तो पढ़ना तो वही है, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखने पड़ेंगे साथ के साथ। देखो D1S2, D2S2, D3S2, D5S1, D5S2, D6S2, D7S2, D8S2, D10S1, D10S2, ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब आपसे बोले कि स्कैंडियम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, बोले कोई दिक्कत नहीं है, S2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। सिमिलर यहाँ S2 में से पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसमें क्या है, पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा बेटा, S1 में से, है ना। इसमें भी बाकी सब में से S2 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और ये जो दो है, एक तो क्रोमियम एंड एक है बेटा कॉपर, इन दोनों का पहला जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो S1 में से निकलेगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं IE1 की बात करूं, ठीक है, चलो इसको देखते हैं। ये बात समझ में, एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ऐसे।
अब ये तो हो गई प्रथम आयनन ऊर्जा, इसको निकालने के लिए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। रीजन ये बेटा क्योंकि इसमें S2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैसा का वैसा है, तो आकार के हिसाब से जो वेरिएशन होता है वही वेरिएशन यहाँ आ जाता है। आकार में हमने क्या देखा था, तो आकार के अकॉर्डिंग तो हमने ऐसा पढ़ा था कि मैग्नीज तक का सिस्टम अलग था, निकल से यहाँ तक का सिस्टम अलग था, सही है क्या, है ना, कुछ ऐसे सिस्टम पढ़ा था। और उसके बाद कॉपर जिंक का अलग था, यहाँ तक आकार में कमी आ रही थी, ये आकार कांस्टेंट चला था, इसमें आकार में वृद्धि हो रही थी, कुछ इतना ही चला था क्या, है ना। तो बेटा क्या होता है देखो, अब आकार से भी समझना आयनन ऊर्जा कैसे करेंगे। जैसे सपोज एक परमाणु आपके पास में ये है और दूसरा परमाणु ये है, ये ए परमाणु है, बड़ा परमाणु है, बी छोटा परमाणु है, इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब आकर्षण बल ज्यादा इस ए में लग रहा होगा कि बी में लग रहा होगा, नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा किस में लगेगा, बी में लगेगा। परमाणु छोटा है तो आकर्षण बल ज्यादा लगेगा। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी किस में देनी पड़ेगी, अब आपको बी में देनी पड़ेगी। मतलब मुझे समझ में आ रहा है जिसका आकार बड़ा है, जिसका आकार बड़ा है उसमें आयनन ऊर्जा कम लगेगी, जिसका आकार छोटा है उसमें आयनन ऊर्जा ज्यादा लगेगी। क्लियर हुई बात, है ना। जिसका आकार बड़ा है उसमें आयनन ऊर्जा कम लगेगी, जिसका आकार छोटा है उसमें आयनन ऊर्जा ज्यादा लगेगी। ये तो बात हुई थी बेटा अभी आकार को लेकर के, आकार यहां तक घटेगा, कांस्टेंट चलेगा फिर बढ़ेगा। लेकिन अब आयनन ऊर्जा की बात करूं, आयनन ऊर्जा तो इसका अपोजिट है। मैं जब इस तरीके से जाऊंगा, आयनन ऊर्जा आकार बड़ा, आयनन ऊर्जा कम, आकार छोटा कम हुआ है, आयनन ऊर्जा ज्यादा। मतलब यहां तक तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, इसमें वही कांस्टेंट रहेगी, फिर इसमें घट जाएगी, यही चलेगा। तो ये आयनन ऊर्जा का क्रम है। लेकिन प्रथम आयनन ऊर्जा का तो नॉर्मल ऐसा हो गया। लेकिन बेटा क्रोमियम और कॉपर की बात करें, इसकी द्वितीय आयनन ऊर्जा की बात करें, द्वितीय का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन में हटा चुका हूं। अब एक इलेक्ट्रॉन एस में से हट गया तो अगला जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो किस में से आएगा, D5 में से। इसमें अगला इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में से आएगा, D10 में से। और D5 और D10 दोनों ही अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक है, जो ज्यादा स्थायी होते हैं। ज्यादा स्थायी तो एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि क्रोमियम में और कॉपर में द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है, द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा। क्यों होगा अधिक, समझ में आई बात, क्योंकि इनका पूर्ण पूरित और अर्धपूरित विन्यास आ जाता है, जो ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्लियर हुई बात है ना, ठीक है, लिखते हैं इसको। डी ब्लॉक में स्कैंडियम से मैग्नीज तक, अच्छा डी बेटा 3D लिख लेना, डी से पहले 3 लिख लेना ना। 3D ब्लॉक में मतलब 3D उसकी बात कर रहे हैं बेटा, श्रेणी की है ना, वो पूरा डी बोल दिया अपन ने ना, केवल 3D की बात कर रहे हैं ना, 3D श्रेणी की। ये जो भी बात चल रही है किसकी चल रही है, 3D श्रेणी। 3D श्रेणी में स्कैंडियम से मैग्नीज तक आयनन ऊर्जा में वृद्धि होती है, आयनन ऊर्जा में वृद्धि होती है। Fe से निकल तक आयनन ऊर्जा का मान लगभग समान रहता है। Fe से निकल तक आयनन ऊर्जा का मान लगभग समान रहता है। तथा कॉपर से जिंक की तरफ जाने पर कॉपर से जिंक की तरफ जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है, ये चीजें आपको आकार से समझ में आ रही होगी। फिर लाइन चेंज करके लिखना। ये बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा इनमें से, अपेक्षाकृत बात करें बेटा, फिर उसके बाद में यहां बढ़ता हुआ बढ़ता गया, यहां रुका फिर कम होने लग गया, ऐसे होना चाहिए, है ना। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इसमें एक्सेप्शन की, और एक्सेप्शन क्या बताता है बेटा, नॉर्मल हमारे हिसाब से ये पैटर्न है, लेकिन जिंक जो है ना,
जिंक जो है ये है पूर्ण पूरित विन्यास, D10 और H2 ये पूरा ही भरा हुआ है, और पूर्ण पूरित जो होता है वो ज्यादा स्थायी है, इसलिए इस तरीके में जिंक है ना ये अपेक्षाकृत ज्यादा रखेगा। कायदे से तो ये जो बताया वैसा होना चाहिए, पर जिंक पूर्ण पूरित विन्यास होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो लाइन चेंज करके लिखना, लेकिन जिंक पूर्ण पूरित विन्यास, पूर्ण पूरित विन्यास ब्रैकेट में लिख दो बेटा, D10 मतलब 3D10 4S2, 3D10 4S2 होने के कारण प्रथम आयनन ऊर्जा का मान अपेक्षाकृत अधिक होता है, अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है, और क्रोमियम और कॉपर का द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान है ना, तो फिर लाइन चेंज करके लिखना, क्रोमियम तथा कॉपर की द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान उच्च होता है, क्योंकि ये क्रमशः अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं। ये क्रमशः अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं। ठीक है, अच्छा अब नॉर्मल बताओ बेटा, ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं, 3D 4D 5D 6D है ना, तो ये बात आपको समझ में आती है कि आकार लगातार बढ़ेगा। अरे ये कौन सी लाइन में आता है, 4th लाइन में या 5th में, आवर्त की संख्या की बात कर रहे हैं, सही है, ये चीज हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर ली थी। तो 4th का मतलब है बेटा इसमें कोषों की संख्या 4 है, कोषों की संख्या 4 का मतलब कुछ ऐसा है बेटा, ये नाभिक है, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, ये चौथा कोष, अगले में कोषों की संख्या 5 हो जाएगी तो आकार बढ़ेगा, अगले में 6 हो जाएगी और बढ़ेगा, अगले में 7 तो और बढ़ेगा, आकार लगातार बढ़ रहा है। अब बताओ आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालने के लिए ऊर्जा की जरूरत कम पड़ेगी, ज्यादा पड़ेगी, कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, मतलब आयनन ऊर्जा का मान लगातार घटता है, सही है। लेकिन फिर वही बात आती है 3D 4D 5D 6D, तो बताओ 3D की ज्यादा होती है बात, कोई दिक्कत नहीं है 4D से, मतलब 4D का घट गया, यहां तक कोई समस्या नहीं है। समस्या स्टार्ट होती है इसके बाद में, कहां से, 4D का 5D में चलते जाओ। 5D में पहला एलिमेंट लेंथेनम आता है, इसके बाद में ब्रेक लगता है और हाफनियम आ जाता है, अगला 57 पर ये आता है और 72 पे ये आता है, बीच में गायब हो गए, उनकी वजह से आकार घटता है और घटते घटते हाफनियम तक आकार और घट जाता है। ये बता रखा है आपको कि 4D और 5D के आकार लगभग समान होते हैं, सही है, 4D और 5D के आकार लगभग समान होते हैं। लेंथेनाइट संकुचन का कारण बताया था, लेंथेनाइट संकुचन का मतलब 58 से लेकर 71 तक लेंथेनाइट श्रेणी होती है जिनका आकार लगातार घटता है, इसकी वजह से इस 5D के आकार भी लगातार घटेंगे। क्लियर हुई बात। अब 4D और 5D में आकार लगभग समान है, यहाँ तक की चीजें समझ में आ रही है। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है कि सर जब 4D और 5D का आकार ही सेम है, अभी आयनन ऊर्जा कम क्यों बताई हमने कम इसलिए बताई क्योंकि आकार बढ़ रहा था। अब आकार तो क्या हो रहा है, दोनों का लगभग समान है, भाई आकार इसका बढ़ जाता है ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, सेम ऑर्डर रहता। अब आकार सेम है तो आकार तो मायने नहीं रख रहा। फिर दिक्कत क्या आ रही है, देखो 4D में जो धनावेश है, 5D में जो धनावेश है, आकार दोनों के सेम है, लेकिन हमें पता है बेटा जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं
तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक एक ही बात है ना। प्लस 4D में प्लस का मान कम रहेगा, 5D में और ज्यादा हुआ होगा। तो अब आकार तो सेम है, तो आकर्षण बल ज्यादा किस पे लगेगा? इस केस में लग जाएगा 5D वाले में। ये 5D है, ये 4D है, आकार सेम, लेकिन प्रोटॉन ज्यादा यहाँ है क्योंकि परमाणु क्रमांक ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर तेजी से आकर्षित कराएंगे। इसलिए अब आकर्षित तेजी से कराएंगे, तो ये बताओ यहां से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा कम देनी पड़ेगी कि ज्यादा? ज्यादा ऊर्जा लगेगी। फाइनली हमें समझ में आया कि 5D की आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी। तो 4D, लेकिन इस ऑर्डर को ऐसा करेंगे, मतलब सबसे ज्यादा, मतलब इस बात करें तुलनात्मक 3D की ज्यादा है, 4D में कम हुई, फिर 4D से ज्यादा 5D की हो जाएगी। ठीक है, और 6D की तो हम वैसे भी बात नहीं करते, पहले भी बता रखा है। ठीक है, देखो वर्ग में ऊपर से नीचे, वर्ग में ऊपर से नीचे आयनन ऊर्जा का मान, आयनन ऊर्जा का मान आकार बढ़ने की वजह से घटता है। आकार बढ़ने की वजह से घटता है। लेकिन 5D श्रेणी में, लेकिन 5D श्रेणी में लेंथेनाइड संकुचन के कारण आकार घटकर लगभग 4D के समान हो जाता है। लगभग 4D के समान हो जाता है, लिख दिया। अतः फाइव डी की आयनन ऊर्जा 4D से अधिक होती है। से अधिक होती है, ये क्रम लिख दो आयनन ऊर्जा का, 3D, 4D एंड 5D। हो गया। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा कि 4D, हाँ भाई देखो, पहला तत्व कौन सा था? स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम, ये आता है ना। इधर से टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम। ठीक है, अब ये कह रहे बेटा ना कि वो तो सब सही है, लेकिन बेटा फर्स्ट वाले में थोड़ी आता है लेंथेनाइड इफेक्ट, है ना। फर्स्ट वाले में लेंथेनाइड है ना, तो लेंथेनाइड तो इसके बीच में आया, तो यहां से स्टार्ट होता है, इसका मतलब इसमें ऑर्डर फॉलो करेगा, है ना। इसलिए स्कैंडियम से सबसे ज्यादा, इट्रियम की उससे कम, फिर लेंथेनम और फिर एक्टिनम, है ना। सही बात है ना, क्योंकि इसके बाद वाले में यहां से स्टार्ट होता है, इससे पहले तो कोई दिक्कत आई नहीं, है ना। तो नोट डाल के लिखो, 3D श्रेणी, अच्छा नोट डाल के लिखना। आयनन ऊर्जा का क्रम, इन चारों को लिख दो ना, पूरी लाइन तो क्या लिखा हूं समझ में आ गई होगी, इन चारों को लिख देना भाई। हो गया, ठीक है, ओके। अब देखो बेटा हमने क्या क्या पढ़ लिया, अब अगली हेडिंग चलते हैं ना। ये 4th 5th पॉइंट भी हो गया, 6 हो गया आयनन ऊर्जा, ठीक है। अब 7th जो पढ़ने जा रहे हैं ना, वो लिखिएगा बेटा आप
द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। देखो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उससे पहले आप समझना बेटा चुंबकीय प्रकृति को। एग्जैक्टली क्या है बेटा, इसका यूज किया जाता है चुंबकीय प्रकृति जो होती है, चुंबकीय जो गुण होता है ना, इसका मापन करते हैं हम इससे। द्विध्रुव आघूर्ण से चुंबकीय गुण का मापन किया जाता है। चुंबकीय गुण दो तरीके से होते हैं, एक होता है बेटा अनुचुंबकीय, एक होता है प्रतिचुंबकीय। ठीक है, कोई भी ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में आकर्षित करने की क्षमता रखता है वो अनुचुंबकीय होता है, और प्रतिकर्षित करने की क्षमता रखता है वो प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, नॉर्मली अच्छा अनुचुंबकीय में आकर्षित, प्रतिचुंबकीय में प्रतिकर्षित, ये सब मान द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर निकालते हैं। लेकिन उसकी गणना भी हम एक चीज के आधार पर करते हैं, वो है बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं, है ना। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनुचुंबकीय, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो प्रतिचुंबकीय। क्लियर हो रही बात है। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहे हैं। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, म्यू। ठीक है, म्यू के आधार पर चुंबकीय गुण का मापन करते हैं। चुंबकीय दो तरह के देख लिए हमने, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय कौन से, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो कैसे, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, ओके। अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं। चुंबकीय जो आघूर्ण है ना, इसका फॉर्मूला होता है रूट में n+2। ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला है, जहाँ n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर n का मान 0 होगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यही है ना, नहीं है, नहीं होगा, इसका मतलब क्या बेटा 0, और 0 से कोई भी संख्या गुणा होगी तो 0, मतलब म्यू का मान कितना आएगा। प्रतिचुंबकियों में म्यू का मान 0 होता है, इसमें 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ मान आएगा 0 से ज्यादा। सही है, ठीक है, तो ये बातें समझ में आ रही है। ठीक, अब कैसे निकालेंगे वो चीज देख लेते हैं एक दो एग्जांपल से। जैसे सपोज आपसे कह दिया बेटा Fe2+, पता करो ये अनुचुंबकीय की प्रतिचुंबकीय, और प्रतिचुंबकीय है अनुचुंबकीय, उसमें म्यू का मान निकालना है। म्यू का मान 0 आया तो प्रतिचुंबकीय, नहीं आया तो अनुचुंबकीय। ठीक है, तो इसको कैसे निकालोगे, इस आयन का पता करना है। सबसे पहले आप इसको देखो, लिखने का तरीका क्या होगा एग्जाम में, सिंपल Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। तो पता है बेटा आर्गन आता है, फिर 3D श्रेणी में, फिर उसके बाद में 26 पे आता है ना, तो 3D6 4s2, 26 में 6, 27 में 7, 28 में 8, ऐसे चलता है। ठीक है, अब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से निकलेंगे हमेशा, आर्गन 3D6 रह गया, 4s0। 0 वाला लिखना चाहो तो लिख दो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, उसको हटा भी सकते हो आप, है ना। इसको नहीं भी लिखो तब भी सही है, लिख दो तो भी कोई परेशानी नहीं है। अब इसकी बात कर रहे हैं हम, डी कक्षक दिख रहा है आपको, है ना। डी कक्षक को बनाओ प्रॉपरली, 5 होंगे इसमें, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे टोटल इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरोगे, 1 2 3 4 5, पहले सब में एक एक, फिर युग्मित होंगे, ये होंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, 4, n बराबर आया 4। फिर म्यू का फॉर्मूला, अच्छा n का मान आते ही समझ गए अनुचुंबकीय होगा। म्यू बराबर क्या होता है, रूट n+2, n के मान 4, 4 + 2 6, कितना आया, 6 चौक 24। यूनिट जो होती है बेटा इसकी वो होती है बोर मैग्नेटॉन।
बोर मैग्नेटॉन, शॉर्ट में लिखते हैं इसको BM, ठीक है। यूनिट क्या होगी इसकी, बोर मैग्नेटॉन, BM, इतना इसका मान आएगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो आया थोड़ा बहुत। कोई नहीं, एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं बेटा। Mn क्रोमियम 3+ की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी बात करें तो चलो इसके लिए स्टार्ट करते हैं। बताओ भाई कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, क्या आएगा बेटा, आर्गन, डी में कितने इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल क्रोमियम में 5 होते हैं, एस में कितने होते हैं 1, कितने इलेक्ट्रॉन हटाने 3, 3 में से 1 तो कहाँ से हटेगा, एस में से 2 कहाँ से हटेंगे, तो कितना बच गया ये 3, सही है। उसको लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो 3 बनाने बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे इसमें 3, 1 2 3, एन की वैल्यू कितनी 3, म्यू बराबर √3, 3 + 2, 3 2 5 दिया 15 बोर मैग्नेटॉन। क्लियर हुई बात। इस तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है। हेडिंग डालो, द्विध्रुव आघूर्ण लिख लिए होंगे। चुंबकीय गुण का मापन, चुंबकीय गुण का मापन द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर किया जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर किया जाता है। चुंबकीय पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। चुंबकीय पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं ना। पहला लिखो बेटा अनुचुंबकीय, इसमें लिखो अनुचुंबकीय में ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। किसी धातु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण अनुचुंबकीय गुण दर्शाया जाता है। अनुचुंबकीय गुण दर्शाया जाता है, ठीक है। सेकंड लिखो प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय ये चुंबकीय क्षेत्र में आंशिक प्रतिकर्षित होते हैं। आंशिक प्रतिकर्षित होते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होता है। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होता है। लाइन चेंज करके लिखना। द्विध्रुव आघूर्ण का मान निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। लिख दे रहा है फॉर्मूला ना। अच्छा, चुंबकीय आघूर्ण भी बोल सकते हो इसको ना यहाँ, क्योंकि हम चुंबक के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं अभी ना।
म्यू बराबर रूट में एन एन प्लस 2। हो गया। जहां n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। चुंबकीय आघूर्ण लिखो बेटे से ना, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक बोर मैग्नेटॉन होता है। बोर मैग्नेटॉन होता है। लिख दिया, नोट करके लिखो। म्यू बराबर 0 होने पर पदार्थ प्रतिचुंबकीय होता है। पदार्थ प्रतिचुंबकीय होता है। हो गया, ठीक। हाँ भाई, अब ये एग्जाम्पल लिखो आप। फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। हो गया, दोनों लिख लिए। इनमें से क्वेश्चन आते हैं बेटा, ध्यान रखना ना। CO2 प्लस के लिए फाइंड करो जल्दी। CO2 प्लस √15। हाँ भाई, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D। अब हम बात करेंगे 2 प्लस का। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 3D7 बचा। सही है ना? ठीक है, 3D7 बचा, इसका मतलब बेटा ऐसा है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, एन का मान कितना आया? तो न्यू बराबर फॉर्मूला लगा दिया होगा, रूट
n+2, 3 2 5 दिया 15 बोर मैग्नेटॉन। सही है ना? सेकंड करो। ये चुंबकीय है ना, इसमें आप यूनिट में बेटा उसको है ना चुंबकीय कर लेना, दे दो थोड़ा है ना, सही नहीं रहेगा। कॉपर 2+, एन की वैल्यू कितनी आई? 1 आएगी, बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि 3d9 रह जाएगा। 3d9 में रहोगे तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन बनाओगे, एक ही बचेगा, तो म्यू बराबर क्या आएगा? 1 + 2 कितना हो गया? 3 √3 आया, इतना बोर मैग्नेटॉन। सही बात है भाई। जिंक के लिए निकालो, जिंक 2+, देखो जिंक में 3d10 4s2 होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 0 रह जाएगा। ठीक है, ओके। तो फिर अब इसमें क्या करेंगे? n की वैल्यू कितनी आई? 0, तो म्यू की वैल्यू भी क्या आएगी? मतलब कैसा होगा ये? प्रतिचुंबकीय है। एक लास्ट ये और कर लो बस। स्कैंडियम क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 3d1 4s2 21 पे था बेटा, पहला +3 का मतलब सारे हट गए। एन की वैल्यू कितनी आई? तीनों हट गए, 2 और 1 3, तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी? क्लियर है कैसा होगा? कुछ नहीं है, फाइनली ये चीज समझ में आई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तो आप किसी का भी निकाल लोगे, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक एक का लिखवाए थे, सारे अलग अलग है ना। ये लो Np+2 है बेटा, जल्दी बताओ इसके लिए कितना आएगा? अब पीछे मत देखना, टेबल में नहीं देखना है। नहीं वैसे भी मतलब कहाँ आएगा कैसे आएगा ये चीजें नहीं दिखानी। Nb+2 या 2+ जो भी है। कौन से श्रेणी में आता है ये? 4D श्रेणी में है ना, और 3rd नंबर का एलिमेंट है। ठीक है, तो 3rd नंबर का एलिमेंट है और हमें पता है उसमें D3, क्योंकि 4D की जब बात करते हैं तो 3 6 और 9 3 नहीं आते। सही है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर याद आ रहा हो 4D4
D3 थोड़ी आएगा, D3 थोड़ी आता है। 4D श्रेणी में 3 अपवाद बताए, 3, 6, 9 नहीं आते बेटा, यही तो इम्पोर्टेंट बात है। अब इनको लिस्ट को लिखवाने के पीछे रीजन क्या है ना। 3, 6, 9 नहीं आते इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसलिए याद रखना है, कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन आएगा। तो 3 की जगह डायरेक्ट 4 करते हैं तो इसका 1 कम कर देते थे। अच्छा वो भी कोई इशू नहीं बन रहा, +2 है तो 1 इसमें से जाएगा और 1 इसमें से जाएगा, D2 बचेगा। n की वैल्यू 2 आएगी है ना, n की वैल्यू 2 आएगी तो म्यू का मान कितना आएगा, 2, 2, 2, 4 √8। क्लियर हुई क्या बात। अब दिक्कत ये बेटा ये कहीं से भी आ सकता है, तो आपको एलिमेंट का आइडिया तो रखना पड़ेगा। उसका पहले नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, फिर उस आयन के लिए लिखो जितना आयन है, +2, +3, +1 जो भी है उतना इलेक्ट्रॉन हटा के फिर उसको लिखो। जब दोनों हो जाए देन उसके बाद में फिर हम बात करते हैं कि हाँ अब इसमें n का मान इतना है, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा D के लिए, इसमें इलेक्ट्रॉन भर के फिर दिखाना n का मान इतना आ रहा है, फिर फॉर्मूला लगाओ फिर वैल्यू लिखो। क्या बेटा, कौन से वाले बता रहा अभी इसकी, क्या हो गया, 1 इसमें से 1 इसमें से, अच्छा 2 लिख दिए क्या, ठीक है भाई। इसमें कितने +2 ही है ना, 1 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो 3 ही बचेंगे, 3 बचेंगे तो भाई इसको भी चेंज कर ले फिर ना, 2 ही लिख दिएगा वहाँ, 3 और 3, 2, 5 ठीक है भाई, वो तो 3 ही बचेंगे, 1 यहाँ से आएगा और 1 यहाँ से आएगा था ना, वो 2 लिख दिए थे। ओके तो ये चीज़ें हैं, समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चुंबकीय आघूर्ण आप किसी का भी निकाल लोगे है ना, चाहे आपसे चुंबकीय आघूर्ण का मान पूछे, चाहे आपसे चुंबकीय प्रकृति पूछे, चाहे आपको देख करके पूछे किसमें चुंबकीय गुण ज्यादा है किसमें कम है, मतलब नॉर्मली अनुचुंबकीय के लिए पूछेगा किसमें ज्यादा है, तो n का मान निकाल लो, उसमें तो पूरा मान निकालने की जरूरत है। n का मान कम है तो म्यू का मान भी कम होगा, n का मान ज्यादा है तो म्यू का मान भी ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे भाई आपसे पूछ बेटा इन तीनों में से एक आपके पास में ये है कोबाल्ट, ठीक है, दूसरा है कॉपर 2+, तीसरा है जिंक 2+, है ना, और एक और कुछ मान लो इसमें, तो आपको कुछ नहीं देखना, इसमें तो n का मान 0 आ रहा है, हटाओ इसको, तो इसमें n का मान कितना आया 3, और एक में n का मान मान लो 4 आ रहा है, तो आप समझ जाओगे 4 वाला है उसमें चुंबकीय गुण सबसे ज्यादा, अनुचुंबकीय गुण सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो अगर कंपैरिजन पूछता है किसमें न्यूनतम है किसमें अधिकतम है, तो उस तरीके से 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में देखना पड़ेगा फिर किसमें कम है किसमें ज्यादा है। ठीक है, ओके ठीक बेटा, आज की क्लास तो हम यहीं रोकते हैं ना। इस क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। इसके बाद अब आयनों का रंग आता है, आयनों के रंग में भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। डी ब्लॉक को एक बार 2-4 बार बिना देखे पूरा बनाना, चारों की चारों सीरीज प्लस चारों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो पता होंगे तो काफी क्वेश्चन यूं मान लेना आपने 50% चैप्टर कवर कर लिया अगर ये चीज आ गई तो आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा, है ना। ओके, थैंक यू।